डियर स्टूडेंट्स, मैं शुभम गुप्ता आप सभी का ओजस एजुकेयर में स्वागत करता हूं। आज 12th क्लास के फिजिक्स का पहला अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें वैद्युत आवेश और क्षेत्र में सबसे पहले आप लोगों को वैद्युत आवेश के बारे में जानकारी देते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैद्युत आवेश की आपको जानकारी देते हैं। आखिर वैद्युत आवेश क्या है, इससे क्या आपका आशय है और इससे संबंधित क्या क्या हमें स्टडी करना है। तो वैद्युत आवेश की अगर बात करें तो वैद्युत आवेश के बारे में पहले एक प्रयोग आपके एनसीईआरटी की बुक में है। उस प्रयोग के अनुसार क्या किया गया था, एक रेशम के धागे से एक कांच की छड़ को जब रगड़ा गया तो उसमें देखा कि रेशम का धागा और कांच की छड़ रगड़ने के बाद जब अलग किए जा रहे हैं तो वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। एक दूसरे को आकर्षित करने के कारण इन्होंने ऐसा समझा कि उनमें कुछ ऐसा गुण आ गया है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो जो कांच की छड़ थी, जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि कांच की छड़ जो थी वो धनावेशित हो गई थी और जो रेशम का धागा था वो ऋणावेशित हो गया था। यहाँ से अगर आवेश की परिभाषा की बात करें तो आवेश क्या होता है, जब दो पदार्थों को कोई रगड़ते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें आवेश का ट्रांसफर हो जाता है, आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। तो कोई एक पदार्थ धनावेशित हो जाता है तथा दूसरा पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है और इस प्रकार क्या होने लगता है, इस प्रकार उन पदार्थों में आकर्षण प्रारंभ हो जाता है। थोड़ी सी जानकारी हम केमिस्ट्री की ओर से लेंगे। केमिस्ट्री में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है। परमाणु के अंदर 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम परमाणु की संरचना देखें तो परमाणु के सबसे केंद्रीय भाग में पाया जाता है नाभिक। इस नाभिक के अंदर केंद्रीय भाग में नाभिक पाया जाता है। इस नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन के अलावा और क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। ये किसी भी प्रकार की सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और इस नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन जब इन परमाणु को ऊर्जा मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन परमाणु छोड़ देते हैं। इस प्रकार परमाणु धनावेशित हो जाते हैं। यदि इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से डाल दिया जाए तो परमाणु कैसा हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। ये आपके आवेश के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई। अब आवेश की अगर परिभाषा कहें तो क्या होगा, किसी पदार्थ में आवेशित होना क्या होता है, उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता को प्रदर्शित करता है। किसी पदार्थ का आवेशित होना उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता को प्रदर्शित करता है। ये आपकी आवेश की परिभाषा हो जाती है। वैद्युत आवेश की अगर हम प्रकार की बात करें तो वैद्युत आवेश आप 2 प्रकार के पढ़ेंगे। कौन कौन सी वैद्युत आवेश आप पढ़ने वाले हैं, धनावेश आप पढ़ने वाले हैं, पॉजिटिव चार्ज। और कौन सा आवेश आप पढ़ने वाले हैं, धनावेश के बाद ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। 2 प्रकार के आवेशों का आपको अध्ययन करना है। धनावेश हो गया पॉजिटिव चार्ज और ऋणावेश हो गया नेगेटिव चार्ज। अगर हम धनावेश की बात करते हैं तो धनावेश का निर्माण कैसे होता है, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वह पदार्थ कैसा हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। और यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो वह पदार्थ कैसा हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो वह पदार्थ कैसा हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। और यदि उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो वह पदार्थ कैसा हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, इतने ही हमारी आवेश की बारे में थोड़ी जानकारी हो गई। अब हम बात करते हैं कि आवेश कैसी राशि है। आवेश की अगर बात करें तो आवेश में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो परिमाण होगा और दिशा नहीं होगी, अतः एक ऐसी राशि हो जाएगी, ये एक अदिश राशि होगी।
विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इसके बारे में अब हमें जानकारी हो चुकी है। विद्युत आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इसको अगर इंग्लिश के अक्षर से लिखें तो C से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो ये विद्युत आवेश एक अदिश राशि हो गई, इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम हो गया। ये विद्युत आवेश के बारे में आपकी थोड़ी जानकारी और हो गई। अब हम बात करते हैं विद्युत आवेश की विमा। विद्युत आवेश की अगर हमें विमा निकालनी है तो उसके लिए हमें एक और परिभाषा की आवश्यकता होती है। चलिए उस परिभाषा को देखते हैं। एक विद्युत आवेश की परिभाषा होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि घर में आप कोई भी उपकरण जब आप चलाते हैं तो क्या होता है कि स्विच जैसे ही ऑन करते हैं तो तार के माध्यम से उपकरण तक विद्युत की सप्लाई होने लगती है। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो जब विद्युत की सप्लाई हो रही है तो विद्युत की सप्लाई में क्या आपका हो रहा है? आपकी धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तार से, जिसकी वजह से आपका उपकरण कार्य कर रहा है। ये आप जानते हैं। तो धारा क्या होती है? धारा आवेश प्रवाह के कारण आती है। जब आवेश प्रवाहित होता है तो तार में विद्युत धारा आती है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला था, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, किसी परिपथ की विद्युत धारा उस परिपथ में प्रवाहित आवेश की उस परिपथ में आवेश प्रवाह की दर के बराबर होती है। किसी परिपथ की विद्युत धारा उस परिपथ के आवेश प्रवाह के दर की बराबर होती है। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा I यानी विद्युत धारा, Q आपका विद्युत आवेश हो जाएगा और T क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। I आपका क्या होगा? I रिप्रेजेंट करेगा विद्युत धारा को, T रिप्रेजेंट करेगा आपका समय को और Q रिप्रेजेंट करता है आपका आवेश की मात्रा को। ठीक है, तो इन चीजों से हमें एक फॉर्मूला मिलता है। Q की अगर वैल्यू की बात करें, Q का फॉर्मूला आपको क्या मिलने वाला है? Q का फॉर्मूला मिलता है I इंटू टी। अब आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी की जरूरत है। 11th क्लास के भी मैं लेक्चर इस समय बना रहा हूँ। पहला लेक्चर आपका जल्द ही अपलोड होने वाला है। ठीक है, तो उस लेक्चर में आप देख सकते हैं, आप जानते हैं भौतिक राशियों में मूल राशियां होती हैं। मूल राशियां 7 होती हैं। उन 7 राशियों में से 2 राशियां आपकी विद्युत धारा और समय भी हैं। अब विद्युत धारा की विमा उस समय आप पढ़े होंगे, अगर नहीं आप जानते हैं तो यहाँ देख लीजिए। विद्युत धारा की विमा की अगर बात करें, अगर आपको आवेश की विमा चाहिए, आवेश की विमा अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आई यानी किस चीज की विमा? विद्युत धारा की विमा। और किस चीज की विमा का गुणनफल होगा? समय की विमा। विद्युत धारा की विमा और किस चीज का? समय की विमा। तो आवेश की विमा की बात करेंगे तो विद्युत धारा की विमा मात्रक एम्पीयर होता है, विमा ए होगी। और समय की विमा क्या होती है? कैपिटल टी। अगर इनका गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? कैपिटल ए कैपिटल टी। ये आपकी किस चीज की बीमा निकल आएगी? ये आपकी आवेश की बीमा हो जाती है। आवेश की बीमा निकालने के लिए हमने क्या किया? विद्युत धारा की बीमा गुणा समय की बीमा। विद्युत धारा की बीमा क्या थी? कैपिटल ए। और समय की बीमा क्या थी? कैपिटल टी। तो आपकी विद्युत आवेश की बीमा क्या हो गई? एटी। विद्युत आवेश की बीमा क्या हो गई? एटी। अब हमने आवेश की कौन कौन सी चीजें निकाल ली हैं। आवेश के प्रकार हमें पता चल चुके हैं। 2 प्रकार के होंगे, धनावेशित होगा या फिर ऋणावेश होगा। आवेश का मात्रक निकाल चुके हैं, आवेश का मात्रक कूलाम होगा। आवेश की विमा हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आवेश की विमा क्या होगी? एटी होगी। और आवेश कैसी राशि है? विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इतनी चीजें हमें विद्युत आवेश के बारे में पता चल चुकी हैं। अब विद्युत आवेश के बारे में हम आगे जानकारी करते हैं कि विद्युत आवेश से संबंधित कुछ नियम है क्या, उन नियमों की जानकारी लेते हैं। विद्युत आवेश से संबंधित एक नियम होता है आवेश संरक्षण का नियम। विद्युत आवेश से रिलेटेड एक नियम है आवेश संरक्षण का नियम। क्लास 9th में या 10th में आप लोगों ने एक नियम पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। हो सकता है आपने द्रव्यमान संरक्षण का भी नियम पढ़ा हो। बिल्कुल सेम टू सेम, बस थोड़ा सा शब्दों का अंतर है। लगभग वैसा ही नियम किस चीज के लिए है? आवेश के लिए। तो आवेश के लिए कौन सा नियम है? आवेश
संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण के नियम की अगर हम बात करें तो आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही वैद्युत आवेश को नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ आवेश को क्या कर सकते हैं, आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण की बात करूं, किसी वस्तु पर, कोई वस्तु है, इस पर मैं आवेश को माना मैंने स्मॉल क्यू आवेश है। इस वस्तु को अगर मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, पहले पर आवेश Q1 आया, दूसरे पर आवेश Q2 आया, तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहेगा, आवेश संरक्षण के नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए, Q जो बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, Q1 प्लस Q2 के। क्यों, क्योंकि ये एक वस्तु थी, इस पर पूरा आवेश Q था, इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया, एक पर आवेश क्या आ गया, Q1 आया, दूसरे पर आवेश क्या आया, Q2 आया। तो अगर दो वस्तुएं इस वस्तु से ही बनी हैं तो इनका कुल आवेश किसके बराबर होगा, पहली वस्तु के आवेश के बराबर होगा। अतः Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। ये हमारा आवेश संरक्षण का नियम हो गया। एक छोटा सा नियम था, ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आवेश संरक्षण का नियम के बाद अब एक आपका नियम आता है आवेश का क्वांटम सिद्धांत। एक सिद्धांत जो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, आवेश के क्वांटम सिद्धांत, इसकी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और चीज आप ध्यान से सुन लीजिए कि वीडियो को देखने वाले कई लोग हैं लेकिन अभी भी कोई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है। टेलीग्राम चैनल पर अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो इस पर मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वो सारी मेहनत व्यर्थ होगी। इस वीडियो लेक्चर से आपको जितना फायदा मिल रहा है उसका सारा सार जो आपका सारा वहां पर निचोड़ है, जो आपका आवश्यकता है लेक्चर के पीडीएफ कंटेंट की, जो लेक्चर के रिटन फॉर्म में हैंड नोट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें क्योंकि वहां पर जो लेक्चर यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ उसके हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं, मैंने खुद लिख के उनको तैयार किया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो अगर आप देख रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन वीडियो के साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपकी एनसीईआरटी की बुक्स की पीडीएफ पड़ी हैं, साथ में 11th और 12th के सिलेबस की पीडीएफ पड़ी हैं। इसके अलावा और भी कोई नोटिस आएंगे तो वो सारे नोटिस की पीडीएफ भी मैं वहाँ आपको अवेलेबल कर दूंगा। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ध्यान से ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद मुझे थोड़ा सा आप लोगों को कन्वर्जन से रिलेटेड आइडिया देना है क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम बहुत लोगों को आती है। तो न्यूमेरिकल्स से पहले थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को दे दें कि कन्वर्जन आप कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोगों को आवेश अगर आपको दे दिया गया, आपको क्या दिया गया 1 म्यू सी, 1 म्यू सी। म्यू का क्या मतलब होता है, माइक्रो, एक माइक्रो कूलाम। अगर एक माइक्रो कूलाम है तो ये कितने कूलाम के बराबर होगा, ये होगा आपका 10 की घात -6 कूलाम के बराबर। अगर उसने लिख रखा है 1 स्मॉल एम सी, स्मॉल एम किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, मिली को। 1 मिली कूलाम की अगर बात करेंगे तो ये कितने कूलाम के इक्वल होगा, 10 की घात -3 कूलाम के इक्वल होगा। 1 सी आपका होता है सेंटी कूलाम अगर होगा तो 1 सेंटी कूलाम किसके बराबर होगा, 10 की घात -2 कूलाम के बराबर होगा। तो इन चीज़ों की आपको जानकारी चाहिए। जानकारी इसलिए चाहिए क्योंकि जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें आपको डायरेक्ट कूलाम मात्रक नहीं मिलेगा। हो सकता है माइक्रो कूलाम मिले, हो सकता है नैनो कूलाम मिले, हो सकता है पिको कूलाम मिले। तो इन सब मात्रकों को मैंने उन पीडीएफ में बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख दिया है ताकि जब आप उसको पढ़ें तो आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो। अब कुछ लोगों की दिक्कत को मैं और सॉल्व कर देता हूँ। जैसे 10⁻⁻6, 10 की घात -6 को लोगों को समझने में दिक्कत होती है। 10 की घात -6 आखिर क्या है, इसको अगर हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं 1/10 की घात 6।
और इसको अगर हम लिखें तो 1 बटे जितनी घात है उतना जीरो आप लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कोई ऋणात्मक संख्या नहीं है। घात ऋणात्मक होने का मतलब है कि उतनी ही घात बटे में धन में लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए थोड़े न्यूमेरिकल्स के लिए चीज़ें होंगी, और जब मैं न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा तो उस समय तो मैं इन चीज़ों को डिस्कस करूंगा ही। ठीक, अब इसके बाद मुझे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देना है कि कौन कौन से कण हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप जानते हैं कि परमाणु के अंदर मैंने 3 कणों की बात की है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? धन आवेशित होता है। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन होता है। तो चलिए इनके आवेश की वैल्यू जान लेते हैं, आखिर इन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन की अगर बात करें तो एक प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो होता है +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन उदासीन है, अतः इस पर कोई आवेश नहीं होगा। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना हो गया? 0। और यहीं पे अगर हम बात करें किस चीज की? अल्फा कण। अगर हम अल्फा कण की बात करें तो अल्फा कण पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश होगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। कितना हो जाएगा? 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये भी कैसा आवेश होगा? धन आवेश। ये 4 कणों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। खासकर इसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें, ये तो आप बिल्कुल याद करके रख लीजिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, या फिर एक और तरीके से बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है? ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर भी आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन ये कैसा आवेश है? धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर बात करेंगे तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये कैसा है? उदासीन है। इस पर आवेश कितना होगा? 0 होगा। यदि अल्फा कण की बात करेंगे तो अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, धन आवेश होता है। और ये तो यहाँ पर कितना आवेश हो जाएगा? +3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कणों के आवेश हो गए जो आपको आगे न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक और सिद्धांत की बात करने जा रहा हूं। वो सिद्धांत है आपका आवेश का क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम का मतलब होता है पैकेट या छोटी इकाई। जैसे कि मैं बात करूं कि आवेश को, आपने एक चीज पढ़ी अभी, आवेश संरक्षण का नियम, तो उसमें आवेश स्थानांतरण की बात आई। ठीक है, जब धनावेश और ऋणावेश की बात है तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉनों की कमी और अधिकता की बात है। तो यहाँ पर हमें जानना है कि जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का स्थानांतरण होता है तो वह किस रूप में होता है, कौन से रूप में आवेश का स्थानांतरण होगा। तो यहाँ पर उसके लिए आप लोगों का कौन सा सिद्धांत आया? यहाँ पर आप लोगों के लिए आया आवेश का क्वांटम सिद्धांत। चलिए इसको देख लेते हैं कि ये क्या बोलना चाहता है। आवेश का क्वांटम सिद्धांत एक छोटी सी लाइन बोलता है। इसके अनुसार क्या होता है कि किसी वस्तु में जो भी आवेश का स्थानांतरण होगा, किसी वस्तु में जो भी आवेश का स्थानांतरण होगा वह आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। किसी वस्तु में जो भी आवेश का स्थानांतरण होगा वह आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। इसका मतलब अगर हम सबसे कम कोई आवेश अगर स्थानांतरित कर सकते हैं तो वो कितना हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। हम 1 इलेक्ट्रॉन से कम के आवेश को स्थानांतरित नहीं कर सकते। सबसे सूक्ष्मतम आवेश की जो इकाई हो जाती है यहाँ पर कौन सी हो जाती है? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो आवेश की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। इससे कम आवेश आपको कहीं पर नहीं मिल सकता। इसी
सिद्धांत ने ये चीजें यहाँ पर बोली है कि कोई भी वस्तु में जो आवेश उपस्थित होगा वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश का, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। यहाँ पे जो संकेत की अगर है उनकी हम बात कर लेते हैं। Q जो होता है वो क्या होता है, वस्तु पर आवेश, वस्तु पर जो भी आवेश है वो आपका Q से रिप्रेजेंट हो जाएगा। N क्या हो जाएगी, N हमारी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और N कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 1000 हो सकती है, 10,000 हो सकती है, कुछ भी, लेकिन वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या नहीं हो सकती, N के लिए अगर हम बात करें 3.5 नहीं हो सकती, अगर हम बात करें 4.6 तो ये भी संख्या नहीं हो सकती, ये नहीं होनी चाहिए। और E क्या रिप्रेजेंट करता है, E रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन का, कितने, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये आपका सूत्र बनता है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। Q बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, Ne। Q बराबर Ne, आपको एक फॉर्मूला मिल गया। और पहले आपने एक फॉर्मूला और पढ़ रखा है, कौन सा फॉर्मूला आपने पढ़ा है, Q इक्वल टू IT। दो फार्मूले अगर हैं और दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला आ जाएगा, Q इक्वल टू Ne इक्वल टू IT। ये हमारे फार्मूले हैं जो अभी तक आप लोगों के लिए उपयोग है। आवेश का क्वांटम सिद्धांत हो गया, आवेश संरक्षण का नियम हो गया, ठीक है, आवेश के बारे में आपको जानकारी हो गई। कुछ न्यूमेरिकल्स अब यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। उन न्यूमेरिकल्स के बाद फिर हम लोग जाएंगे कूलॉम के नियम पे। कूलॉम का नियम जहाँ पे आवेशों के बीच में बल लगेंगे जो, उनकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए कोई क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे नोट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग, यदि एक वस्तु पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश है, यदि एक वस्तु पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश है तो उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता होगी। चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। एक वस्तु पर कितने का आवेश है, 10 माइक्रोकूलम का। पहले हम इसको देख लेते हैं, वस्तु पर आवेश, वस्तु पर आवेश हमारा कितना है, Q की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी हमें, कितनी हो जाएगी, 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। Q की वैल्यू हमें मिल गई। इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश E इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यहाँ पे आप लोग एक काम और करेंगे, माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। फॉर्मूला आप कौन सा जानेंगे यहाँ पे, Q इक्वल टू Ne, ठीक है, लगा दिया तो कितना हो जाएगा, Q की वैल्यू 10 गुणा 10⁻⁻⁶ इक्वल टू N इंटू E की वैल्यू कितनी रख देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। अब N की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे, 10 गुणा 10⁻⁻⁶ बटे में कितना आ जाएगा, 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹। चलिए अब हम पहले N की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। N की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की घातों को पहले हल करते हैं। ऊपर घात देखिए, एक घात ये है और प्लस में क्या आएगा, -6, क्योंकि ये वाली घात भी ऊपर ही है, प्लस -6, और नीचे -19 है, ऊपर जाके इसका चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, +19 अपॉन में कितना आ जाएगा, 1.6। N को अगर हम बात करेंगे, N कितना आ जाएगा, 1
प्लस 19, 20 माइनस 6 कितना आ जाएगा 10 की घात 14। कुछ नहीं है तो आगे कितने से गुणा कर देंगे 1 से, अपॉन 1.6। अब 1.6 से 1 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा कट के आ जाएगा 0.625। एन की वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो यहाँ कितनी आ जाएगी 0.625 गुणा 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन की वस्तु पर क्या है, कमी है कि अधिकता, ये अभी हमें क्लियर नहीं, लेकिन हाँ हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, वस्तु पे आवेश जो है वो किस प्रकृति का आवेश है, ये आवेश पे हमें कोई चिन्ह नहीं दिया गया, ये चिन्ह हम कैसा मानते हैं, धन आवेश मानते हैं। तो वस्तु पर अगर धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। इसका मतलब वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 0.625 गुणा 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेक्निक्स में अगले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। 5 स्टेप हैं, उन 5 स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो न्यूमेरिकल्स आप बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिजिक्स क्या केमिस्ट्री के भी किसी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उन 5 स्टेप्स को अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हैं तभी आप न्यूमेरिकल्स हमेशा बिल्कुल सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, वस्तु पर जो आवेश दिया गया था उसको लिख लिया, उसको कूलाम में बदल दिया। दूसरा स्टेप क्या किया, इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। इसके बाद हमें फॉर्मूला पता होता है Q बराबर NE, इस फॉर्मूले को हमने लगाया। ठीक है, n की वैल्यू हमें पता नहीं है तो n को बस हम एक साइड रहने दिया, बाकी हर जो वैल्यू थी उसको हम दूसरे साइड लिया है। इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, पहले 10 की घातों को सॉल्व कर लेंगे, संख्या से बाद में भाग कर लेंगे। बाद में जब हमने भाग किया तो यहाँ पे 1 से 1.6, 1 में 1.6 से भाग दिया तो यहाँ पे कितना आ गया 0.625 और घात कितनी आई है 10 की घात 14। इतनी आप लोगों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, इससे आप लोगों के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये दो आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताता है। और बल के बारे में बताता है तो बल से आप एक चीज समझ लीजिए, बल एक सदिश राशि है। अदिश राशि में सॉल्व करना क्वेश्चन आसान होता है, सदिश राशि हल्की सी प्रॉब्लम बढ़ा देती है, कभी कभी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ाती है। क्यों, जब दो बिंदु आवेशों के बीच बल लगना होगा तब तो हमारी प्रॉब्लम आसान है। जब बहुत सारे आवेश आ जाएंगे, उनके बीच में बलों की गणना करनी होगी, तब हमारे लिए एक प्रॉब्लम होगी। लेकिन उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा तरीका कि कैसे सॉल्व करना है। पहले हम कूलाम के नियम की चर्चा करते हैं। कूलाम का नियम हम पढ़ देंगे, उसके बाद हम आगे चीज़ों को स्टडी करेंगे। सबसे पहले कूलाम की अगर हम बात करें, कूलाम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फील्ड में काफ़ी वर्क किया, इसी के कारण आवेश का मात्रक कूलाम हुआ था। कूलाम का नियम, चलिए इसको पढ़ते हैं। कूलाम ने क्या बोला, कूलाम ने कुछ नहीं किया, उन्होंने एक स्टडी की आवेशों के बीच लगने वाले बलों पे। अब आवेशों के बीच लगने वाले बल की अगर बात करें तो आप जो डेली लाइफ में चीज़ें जानते हैं, चलिए उनसे शुरू करते हैं। आप डेली लाइफ में चुंबक का आपने देखा होगा कि चुंबक जब हम लेते हैं, दो हाथ में दो चुंबक पकड़ते हैं, ठीक है, तो वो चुंबक एक दूसरे को या तो अपनी ओर आकर्षित करती हैं या क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। आकर्षित मतलब अपनी ओर खींचेंगी या फिर एक दूसरे को दूर करेंगी। ठीक है, तो इसका आइडिया भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगर दोनों चुंबक पास पास हैं तो वो एक दूसरे को बहुत तेजी से खींचती हैं, यानी अधिक बल से खींचेंगी। तो दूरी का आप समझ गए कि अगर पास में है तो बल ज्यादा होगा, और अगर दोनों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहला हमें पॉइंट यहाँ मिला, कूलाम के नियम का पहला पॉइंट यहीं से शुरू होगा। दूसरा पॉइंट हमें क्या मिलता है, दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। अगर छोटी चुंबक होंगी, चुंबक के साइज की बात करते हैं, ठीक है, चुंबक अगर छोटी होती हैं तो उनके बीच में लगने वाले बल भी क्या होते हैं, कम होते हैं। और यदि वही चुंबक बड़ी चुंबक हो तो क्या होगा, उनके बीच में जो बल लगेंगे वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि चुंबक के साइज पर बल निर्भर कर रहा है। यहाँ पे भी सेम होता है, यहाँ पे क्या होता है,
कि दूरी पर निर्भर करता है कि दूरी अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वैद्युत बल कम होगा। और दूसरी किस चीज पे निर्भर करता है, आवेश। ठीक है, दो आवेशों के बीच में अगर बल निकालना है तो यदि दोनों आवेशों के मान बढ़ा दिए जाए या किसी एक आवेश का मान बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच में लगने वाला बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी से संबंधित 2 पॉइंट बस पढ़ने हैं। कूलाम के नियम में बोला गया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा, और उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये आपका कूलाम का नियम है। कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये हमने मान लिए दो आवेश क्या हैं, Q1 और Q2 हैं, उनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होगा, उनके बीच में लगने वाला बल यदि F की बात करें तो F बराबर F किसके समानुपाती हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R²। इसके F समानुपाती हो जाएगा। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा। चलिए उस नियतांक को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये नियतांक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। F इक्वल टू क्या आएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक नियतांक मिलता है। वो नियतांक कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R², ये तो सेम रहा। समानुपाती का चिन्ह हटाया तो क्या आया, एक नियतांक आया। नियतांक कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है। एप्सिलॉन नॉट या फिर इसको क्या बोला जाता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको हम, निर्वात की वैद्युतशीलता। चलिए इस चीज को हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे बल का सूत्र हो जाता है। ठीक है, बल के सूत्र को क्या बोलते हैं, क्या हो गया, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब हमें चाहिए नियतांक की वैल्यू। नियतांक की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये आप लोगों की नियतांक की वैल्यू होती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की अगर बात करें तो ये होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलाम के नियम को हम एक बार फिर से आप लोगों को बता देते हैं। कूलाम ने क्या बोला था, कूलाम ने बोला था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये 2 पॉइंट आपके मिले, इनको मिला के मैंने एक F को बना दिया, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ के बाद जब हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक नियतांक आया, कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका नियतांक आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद मैंने क्या काम किया, इसके बाद आप लोगों को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए थी। नियतांक है तो वैल्यू इसकी दी गई होगी। तो वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है।
ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आप लोगों की चीज़ें होंगी। आज के लेक्चर में क्या क्या कवर हुआ उसको एक बार और आपको देख लेते हैं। सबसे पहला वैद्युत आवेश की परिकल्पना के बारे में आप लोगों को बताया। वैद्युत आवेश की परिकल्पना के बाद वैद्युत आवेश का मात्रक, वैद्युत आवेश की विमा, ये सारी चीज़ें कवर हुई। वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है ये कवर हो गया। वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम आपका कवर हो चुका है। ठीक, इसके बाद आपका आवेश का क्वांटम सिद्धांत कवर हो चुका है। इसके बाद कूलॉम के नियम की हमने जानकारी ले ली है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को परावैद्युतांक के बारे में बताऊंगा, वैद्युत क्षेत्र के बारे में आपको बताऊंगा, और इसके अलावा कि बहुत से आवेशों की निकाय के कारण जो बल निकालने होते हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।